Portfolio. Portfolio is one of the most crucial aspects of today's education systems. In each and every policy, program, commission, committees, recommendation, and report, we can recognize the importance of portfolio. कि अगर हम लोग देखें पोर्टफोलियो को, ये आज का डेट में एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर हम लोग देखें कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम किसी भी कंट्री का अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, तो हर एक पॉलिसी प्रोग्राम कमीशन कमेटी का रिपोर्ट रिकमेंडेशन, हर एक चीज में पोर्टफोलियो का जो मेंशन वो रहता ही रहता है, क्योंकि इसी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गया है। और ये क्या है, क्यों इसी को इतना इम्पोर्टेंस आज का डेट में हम लोग दे रहे हैं, ये सब के बारे में हम लोग ये वाला सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि ये पोर्टफोलियो क्या है। ये ए पोर्टफोलियो इन एजुकेशन इज ए पर्पसफुल collection of student work that exhibit the student efforts, progress, and achievement in one or more area. The portfolio includes student participation in selecting content, the criteria of selection, criteria for selection, the criteria for judging merit, and evidence of student self-reflection. See, पोर्टफोलियो जो है, अगर एजुकेशन में इसी को हम लोग देखें तो ये एक तरह का पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क है ना, कि एक स्टूडेंट का जो वर्क है, उसी का जो एफर्ट है, उसी का जो प्रोग्रेस है, उसी का जो अचीवमेंट है, वो सारे के सारे को कलेक्ट करके रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पोर्टफोलियो है। एक स्टूडेंट का किस तरह का एफर्ट रह रहा है, वो किस तरह का एफर्ट कर रहा है, उसी का प्रोग्रेशन कैसा है, उसी का अचीवमेंट क्या है, ये सब के बारे में जब हम लोग एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड को ही हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। और ये पोर्टफोलियो जो है, इसमें जो स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन रहता है कोई कंटेंट्स में, और उसी के साथ साथ उसको क्यों सिलेक्ट किया गया है, उसके साथ साथ वो जजेस को पोर्टफोलियो को असेस करने के लिए कैसे सिलेक्ट किया गया है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, मेटाकॉग्निशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसी का भी इंटीग्रेशन पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिलता है। अगर इसी का थियोरेटिकल फाउंडेशंस को देखिए, जिसके कारण कि ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंस बनता जा रहा है डे बाय डेज, वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऑथेंटिक असेसमेंट। These are the three basic foundational aspect of portfolio, and these are the theoretical foundation of this thing, कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म्स के ऊपर बेस करके बनाया गया है, और आज के डेट में हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ क्या हो रहा है कि इसी का जो इम्पोर्टेंस है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस हमको पता ही है, जो कि ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक अच्छा और सबसे बेहतर हम लोग बोल सकते हैं इंटेलिजेंस का थ्योरी, जो कि डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस और लर्निंग स्टाइल को एकोमोडेट कर पा रहा है, उसी के ऊपर बेस करके बना हुआ है, जिसके कारण कि इसी का जो रेलिवेंसी है वो डे बाय डे एनहांस हो रहा है। और उसी के साथ साथ ऑथेंटिक असेसमेंट, अभी हम लोग ऑथेंटिक असेसमेंट का बात कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड टास्क और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसी को असेस करना चाहते हैं, और इसी को कोई ऐसे हम लोग लिखा रहे हैं या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स का जो ऑथेंटिसिटी है उसी को असेस नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम लोग एक पोर्टफोलियो को यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट का जो ऑथेंटिक लर्निंग है, ऑथेंटिक जो लर्निंग है, उसी को वो क्या कर पा रहा है कि एसेस कर पा रहा है, मेजर कर पा रहा है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो को देखिए तो 5 तरह का पोर्टफोलियो जनरली दिखने के लिए मिलते हैं। एक तो वर्किंग पोर्टफोलियो है, जो कि
सर्टन वर्क इन प्रोग्रेस एंड फाइनलाइज्ड पीसेस की वो सारे के सारे वर्क जो कि प्रोग्रेस में है और जो फाइनल हो गया है, वो सारे के सारे चीज़ को ये वर्किंग पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाता है। अगर हम लोग डिस्प्ले पोर्टफोलियो का बात करें तो ये एक तरह का पोर्टफोलियो है जो कि शोकेस पोर्टफोलियो जिसे को बोला जाता है। और वहाँ क्या करते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट का जो बेस्ट वर्क है उसी को हम लोग को चूज करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। अगर असेसमेंट पोर्टफोलियो का बात करें तो यह यूज टू इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कि कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हम लोग फिक्स करते हैं और वो क्राइटेरिया के लिए जब एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं असेसमेंट पोर्टफोलियो। प्रोसेस पोर्टफोलियो का बात करें तो वो डॉक्यूमेंट द स्टेजेस ऑफ लर्निंग एंड एम्फसाइज रिफ्लेक्शन, जो कि वो क्या करता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग में, और उसके साथ साथ एम्फसाइज करता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि क्या हो रहा है। और उसके नेक्स्ट वाला है डिजिटल पोर्टफोलियो। और ये डिजिटल पोर्टफोलियो एक तरह का पोर्टफोलियो है जिसको ई पोर्टफोलियो हम लोग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टफोलियो हम लोग बोल रहे हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सारे के सारे चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर कंपोनेंट का एक पोर्टफोलियो का बात करें तो यहाँ ज़्यादातर 7 तरह का जो बेसिक कंपोनेंट है वो देखने के लिए मिलता है। और जो सबसे पहला है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्यों रहता है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये एक बेसिक कंपोनेंट है पोर्टफोलियो का, जिसी को देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कहाँ क्या है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, उसके साथ साथ दूसरा वाला कंपोनेंट जो रहता है, पहले कंटेंट रहा, उसके बाद उसका नीचे पर्पजेस लिखा जाता है कि ये जो पोर्टफोलियो को बनाया जा रहा है ये कौन सा पर्पज में यूज होगा और इसी का पर्पज क्या है। तो इसी को नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वर्क सैंपल और आर्टिफैक्ट, और उसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट का जो वर्क जो बेस्ट ज़्यादातर होता है और कुछ आर्टिफैक्ट उसी को हम लोग उसको लगाते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये इस तरह का काम किया है और इसी का ये कुछ सैंपल है और आर्टिफैक्ट है, उसी को हम लोग शो करते हैं। और उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट जिसी को कि हम लोग बोलते हैं मेटाकॉग्निटिव असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। यहाँ स्टूडेंट क्या करता है कि वो यहाँ पियर्स क्या करते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं और टीचर्स क्या करते हैं कि उनका रिफ्लेक्शन देते हैं, स्टेटमेंट रहता है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, इसी को हम लोग जिसको भी पहले बोल रहा था सेल्फ असेसमेंट मेटाकॉग्निशन का बारे में बोल रहे हैं, वो चीज़ को यहाँ इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फियर और टीचर से फीडबैक लेते हैं कि वो असेसमेंट का वो पोर्टफोलियो के बारे में। और लास्ट में हम लोग एक रूब्रिक और असेसमेंट क्राइटेरिया जो है इसी को हम लोग यूज करते हैं। ऐसे हम लोग 7 चीज और 7 मेन कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। एक तो टेबल ऑफ कंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वर्क सैंपल्स और आर्टिफैक्ट, रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट, असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट पीसेस, फियर एंड टीचर फीडबैक, रूब्रिक्स, सेल्फ असेसमेंट, ये सारे के चीज हमको दिखता है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का अगर बात करें तो यहाँ हमको 7 स्टेज देखने के लिए मिलता है। प्लानिंग, कलेक्शन, सिलेक्शन, रिफ्लेक्शन, कनेक्शन, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन। हो गया। प्लानिंग स्टेज में हम लोग वो ऑब्जेक्टिव, उसके साथ साथ किस तरह का आर्टिफैक्ट को हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे, हो गया, और किस तरह का असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है उसी को हम लोग एस्टेब्लिश करके ये सारे के सारे चीज के बारे में हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं। उसके बाद कलेक्शन, जहाँ की हम लोग डाटा को गैदर करते हैं ओवर द टाइम्स एक रिलीवेंट टूल के थ्रू। नेक्स्ट है सिलेक्शन, उसके बाद हम लोग डाटा तो कलेक्ट कर लिए लेकिन उनमें से कौन सा अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएगा उसका लर्निंग को, उसका प्रोग्रेस को, उसका ग्रोथ को, उसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया तीसरा वाला स्टेप। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट रिफ्लेक्शंस करते हैं, उसका जो मेटाकॉग्निशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको पूछा जाता है कि उसको बोला जाता है कि तुम जो लर्न किए हो वो तुमको क्या लग रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट करो। तो उसका जो कुछ रेस्पॉन्स है उसी को वह मेंशन किया जाता है। उसके बाद लिंक किया जाता है आर्टिफैक्ट को, वो जो कलेक्ट किए हैं उसी का जो पहले से जो हम लोग को डिफाइन किए हैं
और लर्निंग ऑब्जेक्टिव को उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अलाइन करके देखते हैं कि ठीक मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद प्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो सारे के सारे चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक पोर्टफोलियो को क्या करते हैं, पोर्टफोलियो के हिसाब से हम लोग उस बना देते हैं, मतलब एक फॉर्मल सा एक पोर्टफोलियो हम लोग को उसके बाद देखने के लिए मिलता है। और उसका जो लास्ट में आता है वो है इवैल्यूएशन, जहाँ की हम लोग एक रूब्रिक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए यह ऐसे 7 स्टेप देखने के लिए मिल रहा है: प्लानिंग, कलेक्शन, सिलेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन, कनेक्शन, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन। बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये कलेक्शन सिलेक्शन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले सिलेक्शन उसके बाद कलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हर वक्त वो रिसर्च पर्सपेक्टिव से हम लोग दिखते हैं, लेकिन ऐसा पोर्टफोलियो में नहीं होता है। पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद कलेक्शन होता है, कलेक्शन के बाद सिलेक्शन होता है। ओके, ये कलेक्शन सिलेक्शन रिफ्लेक्शन इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, तो इसलिए इसी को थोड़ा ध्यान से देखना। प्लानिंग, कलेक्शन, सिलेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कनेक्शन, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन। दीज आर द बेसिक स्टेप ऑफ ए पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, अगर हम लोग बेनिफिट का बात करें तो इसी का तो बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन जो मोस्ट क्रूशियल बेनिफिट वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इट्स प्रोमोट स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, ओनरशिप ऑफ लर्निंग। ये स्टूडेंट्स का जो एंगेजमेंट है उसी को एनहांस करता है, और उसी के साथ साथ वो लर्निंग का जो ओनरशिप है उसी को भी एनहांस करता है। और उसी के साथ साथ प्रोवाइड ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, और एक स्टूडेंट्स का जो एबिलिटीज है उसी को लेकर ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है। और मेटाकॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है, जो रिफ्लेक्शंस का जो बात कर रहे हैं, उसको ये क्या करता है, एनहांस करता है और एक स्कूफ देता है। और उसके साथ साथ वो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल का जो वो बच्चे हैं, डाइवर्स लर्नर्स जो है, वो सारे के सारे को ये एकोमोडेट कर पाता है। और उसके साथ साथ कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए जो असेसमेंट करना, उसी एक पर्पस को भी ये फुलफिल करता है, और इसीलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, और उसके साथ साथ टीचर, स्टूडेंट और जो स्टूडेंट है इन बिटवीन और अमंग देम एक तरह का ये कम्युनिकेशंस रूट को भी बिल्ड करता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग चैलेंजेस का बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये पोर्टफोलियो बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हो जाता है, या एक आधा घंटा में या 45 मिनट में ये नहीं होता है। ओके, तो ये एक तरह का टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट है। ये तो अच्छा वाला एक असेसिंग टूल है, लेकिन बहुत ही टाइम लेता है स्टूडेंट का जो टीचर का। और उसके साथ साथ एक क्लियर रूब्रिक्स यहाँ बनाना पड़ता है, जहाँ की हमको बहुत सारे क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है, और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि उसी का क्राइटेरिया को फिक्स करवाना और एक रूब्रिक्स बनाना, उसी के थ्रू फिर वो रूब्रिक्स को इवैल्यूएट करवाना, ये बहुत ही एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। और अच्छे से अगर इसी को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, वो पोर्टफोलियो है, वो उसका जो क्वालिटी है वो एकदम लैक करता है। तो ये था दूसरा वाला चैलेंजेस। तीसरा वाला चीज को अगर देखें तो ये स्टोरेज एयर मैनेजमेंट का इशू ये भी हम लोग को आता है। ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो रहता है जहाँ की हम लोग स्टोर कर देते हैं, लेकिन वो कुछ दिन के बाद यूजलेस हो जाता है। ओके, और इधर उधर भटकता रहता है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। लेकिन इसी का जो सोल्यूशन अभी निकल आया है वो है डिजिटल पोर्टफोलियो और ई पोर्टफोलियो, जिसी को हम लोग कहाँ भी सर्च कर पा रहे हैं, और उसी को बनाना भी बहुत ईजी हो रहा है। हम लोग बाद में उसका बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और उसके साथ साथ एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इवैल्यूएशन, उसी के साथ साथ एक कंसिस्टेंसी इवैल्यूएशन करना में जो कंसिस्टेंसी है वो भी ये लैक करता है, और एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है यहाँ। और फ्लेक्सिबिलिटी का बात करें तो इसी का स्ट्रक्चर को लेकर इसी को बैलेंस करना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है। नेक्स्ट है डिजिटल पोर्टफोलियो, जिसको कि मैं पहले से बोल रहा था, और ई पोर्टफोलियो जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो जब एक पोर्टफोलियो को डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सेव कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल पोर्टफोलियो और ई पोर्टफोलियो। ओके, तो
इसी का बहुत सारे एडवांटेजेस है जो कि नॉर्मल पोर्टफोलियो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा था, उन उनमें से कुछ को ये इरेडिकेट किया है। जैसे कि ये क्या कर पा रहा है कि एक इजीली इसी को हम लोग स्टोरेज कर पा रहे हैं और उसी को एसेस कर पा रहे हैं, कहाँ भी कभी भी कैसे भी इसी को एसेस कर पा रहे हैं और इजीली इसी को स्टोर भी कर पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ इसमें वो जो मल्टीमीडिया है उसी को भी बहुत ही इजीली एक बहुत ब्यूटीफुली हम लोग क्यों क्या कर पा रहे हैं, इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। और अगर हम लोग देखिए शेयरिंग है कैपेसिटी का, तो ये डिजिटल पोर्टफोलियो जो है, ई पोर्टफोलियो जो है, वो बहुत ही इजीली विद इन ए सेकेंड क्या हो जाता है कि हम लोग वो उसको शेयर कर लेते हैं विद इन आवर फ्रेंड्स, विद इन आवर फैमिली मेम्बर और विद इन आवर टीचर्स। ओके, तो ये भी एक तरह का एडवांटेजेस का जैसे काम करता है। और उसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशंस और सर्चेबिलिटी जो है उसी को भी बहुत इम्प्रूव कर देता है। अगर पोर्टफोलियो जो नॉर्मल पोर्टफोलियो पेपर पेन वाला अगर कहाँ है और प्रिंटेड वाला कहाँ है, तो उसको ढूंढना एक बहुत ही डिफिकल्ट एस्पेक्ट है आज का डेट में। और किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो फिजिकली जाए कहाँ और वो कोई स्टोर हाउस से उसको कलेक्ट करे। लेकिन अगर हम लोग डिजिटली उसी को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो वो बहुत ही हद तक सिर्फ उसी का रोल नंबर या उसी का नाम या कोई भी कोड जो जो ऐसे हुआ है वो बच्चा का, उसी को वहाँ सर्च करने से वो ऑटोमेटिकली चला आता है। ओके, और उसी के साथ साथ ये अलाइनमेंट रहता है 21st सेंचुरी स्किल और डिजिटल लिटरेसी, जो आज का डेट में जो 21st सेंचुरी स्किल का बारे में हम लोग बोल रहे हैं। ओके, और ये डिजिटल लिटरेसी का बारे में जो बोल रहे हैं उसी के साथ भी ये अलाइन रहता है। तो इसलिए ये ई पोर्टफोलियो जो है इसी को अभी ज़्यादातर हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब एक अच्छा वाला पोर्टफोलियो हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक तो पहले वहाँ क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्केप नहीं होना चाहिए। जो पर्पस है उसी के साथ साथ जो प्रोग्रेस है उसी के साथ भी एक अच्छा वाला लिंक रहना चाहिए। उसी के साथ साथ रेगुलर रिव्यू और इसी को कंटिन्यूसली रिव्यू भी करना चाहिए। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक सेशंस को भी क्या करना चाहिए कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और वो फीडबैक सेशन से जो चीज़ आ रहा है तो उसी को भी ये पोर्टफोलियो में इंटीग्रेट करना चाहिए। और उसी के साथ साथ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो है उसी को भी कंटिन्यूसली हम लोग को वो करना चाहिए, स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि भाई तुम्हारा जो वर्क है, तो तुम्हारा जो लर्निंग प्रोग्रेस है, तुम जैसे लर्न कर रहे हो, ओके, उसी के ऊपर कुछ रिफ्लेक्ट करो, ओके, इंट्रोस्पेक्ट करो। इसका बारे में हम लोग बोलते हैं। और ये एक चीज किया जाता है एक अच्छा वाला पोर्टफोलियो बनाने के लिए। नेक्स्ट ऑथेंटिक असेसमेंट, जो कि एक कोर चीज है, फाउंडेशनल चीज है पोर्टफोलियो का। इसी को करने के लिए हम लोग ही पोर्टफोलियो यूज कर रहे हैं। ओके, तो रियल वर्ल्ड टास्क और एप्लीकेशंस जो लर्न किया है उसी को भी हम लोग इसी में इंटीग्रेट करते हैं। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। आज का डेट में अभी तो पहले थोड़ा सा पहले में बोल रहा था ई ई ई ई पोर्टफोलियो और डिजिटल पोर्टफोलियो, तो उसमें होता ही है, तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए, होता है, करना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव एलिमेंट, और उसी के साथ साथ वो पीयर्स ग्रुप्स जो है उनको भी ये असेसमेंट प्रोसेस में भी इंक्लूड करना चाहिए। अगर इवैल्यूएशंस का क्राइटेरिया का बारे में मैं बोलूँ कुछ, तो यहाँ 5 क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है बेसिकली। इसी को छोड़कर और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज 5 criteria. They are completeness, quality of artifact, growth and development, reflection and presentation. These are the 5 most crucial criteria of evaluations for portfolio. Yeah. पहला तो completeness क्या है कि ये सारे के सारे पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए, मतलब कंप्लीट है या नहीं इसी को पहले दिखना चाहिए। अगर कोई बच्चा आया है, एडमिशन लिया 2 महीना तक या 6 महीना, एक सेमेस्टर तक उसका मेंटेन किया गया, उसके बाद छोड़ दिया, तो इसी को हम लोग को एक पोर्टफोलियो का जैसे कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, और वो उसी में हम लोग उसी के थ्रू हम कोई स्टूडेंट को असेस नहीं कर सकते इफेक्टिवली। ओके, दो हम वी आर यूजिंग assessment, authentic assessment. That's why we need to assess everything from enter to exit. Okay, तो एसएस पोर्टफोलियो जो है वो तो पहले कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर इनकम्प्लीट है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते।
और अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसी का जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, ये तो पता ही है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ आर्टिफैक्ट। तो दूसरा वाला चीज जो है, उसी का जो काम का जो आर्टिफैक्ट है, जो सैंपल है जिसको कि हम लोग पोर्टफोलियो में मेंशन किए हैं, उसी को एसेस करना चाहिए, वो वर्क कैसा है। हो गया। जो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी के साथ वो अलाइन है, या उसी से बेहतर है, या उसी से मतलब थोड़ा लेग कर है, ये सब चीज को हमको दिख कर ही एसेस करना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो चीज है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट का कैसे हुआ है, तो उसी को वो शो कर रहा है या नहीं। उसके साथ साथ जो रिफ्लेक्शन है, डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड मेटाकॉग्निशन, की एक मेटाकॉग्निशन का जो डेप्थ एंड जो क्वालिटी रहता है सेल्फ असेसमेंट मेटाकॉग्निशन का, तो उसी को हम लोग देखते हैं कितना दूर तक वो रिफ्लेक्ट कर पाया है। और उसके साथ साथ उसका प्रेजेंटेशंस में वो क्लैरिटी है या नहीं, उसी को भी हम लोग देखते हैं।